इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो सबसे पहले ये समझ लेना है इक्वेशन क्या होता है। लाइन इक्वेशन से क्या मतलब है हमारा, ऐसा प्रतिबंध जिसके द्वारा किसी बिंदु के रेखा पर स्थित होने को सुनिश्चित किया जा सकता है, वह प्रतिबंध रेखा का समीकरण कहलाता है। तो प्रतिबंध कैसा होना चाहिए, चर एवं अचर राशियों। तो उस प्रतिबंध को ही क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। प्रतिबंध कौन सी स्थिति में प्राप्त होगा, जब रेखा अपनी यूनिक कंडीशन में होगी, यूनिक पोजीशन में होगी, अर्थात अद्वितीय स्थिति में होगी। तो अद्वितीय स्थिति जब जब बनेगी रेखा की, तभी तभी हमें प्रतिबंध प्राप्त होगा। उस प्रतिबंध को ही उस रेखा का समीकरण कहेंगे। रेखा का व्यापक समीकरण एक ही फॉर्म में होता है, परंतु उसके यूनिक होने की अलग अलग स्थितियां हमें प्राप्त होंगी। तो अलग अलग स्थितियों में रेखा के समीकरण के अलग अलग रूप प्राप्त होंगे, परंतु सभी विभिन्न रूप एक ही रेखा के होंगे। तो व्यापक समीकरण एक ही होगा। रेखा का जो व्यापक समीकरण है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन। तो जो व्यापक समीकरण है रेखा का, ये होता है व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अर्थात एक घात वाले जितने भी समीकरण हैं सब क्या कहलाते हैं, रेखा के समीकरण, रैखिक समीकरण कहते हैं। x की घात कितनी, 1, y की घात 1, अचर पद। तो यहाँ पर a b c क्या है, कोई भी अचर राशियां हैं। तो ये रेखा के समीकरण का व्यापक रूप है। अब हम विभिन्न स्थितियों में रेखा के समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए, कोई एक बिंदु है जिससे कोई एक रेखा गुजरती है। तल में कोई एक बिंदु ले लिया हमने कहीं पर। अब इस बिंदु से बताइए कितनी रेखाएं जा सकती हैं। एक बिंदु है कोई, मान लीजिए इसके निर्देशांक x1 y1 है, तो इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, असंख्य, असंख्य रेखा। कोई एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, तीसरी ऐसे जा रही है, रोटेट हो जाएगी। रोटेट हो जाएगी तो कितनी रेखाएं जा सकती हैं, असंख्य। तो इक्वेशन फाइंड नहीं हो सकता, अर्थात वो प्रतिबंध फाइंड नहीं हो सकता। प्रतिबंध तभी फाइंड होगा जब वो अद्वितीय स्थिति में होगी। अब मान लीजिए इस बिंदु से हमने कोई एक रेखा इस प्रकार से गुजार दी। कोई एक रेखा जा रही है जिस पर एक बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, कोई मान लेते हैं उस बिंदु के निर्देशांक x1 एवं y1 है। तो विचार कीजिए, इस रेखा को यूनिक करने के लिए या तो हमें एक कोण की आवश्यकता है, x अक्ष की धन दिशा के साथ कोई कोण दे दिया जाए, आपको निश्चित कोण दे दिया जाए पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, मान लीजिए वो कोण थीटा है। अब बताइए ऐसी कितनी रेखाएं होंगी इस तल के अंतर्गत जो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना है, थीटा कोई निश्चित कोण है, एवं दिए गए बिंदु x1 y1 से गुजरे, तब कितनी रेखाएं जा सकती हैं। अब बताइए कितनी रेखाएं गुजार दोगे आप। अब यूनिक रेखा हो गई, अद्वितीय हो गई। क्यों कि आप यहां पर अब इसे रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एंगल दे दिया गया है, एंगल बदल जाएगा। इतने ही एंगल पर जानी चाहिए, इस बिंदु से जा रही है, इसलिए आप इतने एंगल को रखते हुए ऐसी कितनी रेखाएं ड्रॉ कर सकते हो, असंख्य। अगर केवल एंगल दे दिया जाता आपको तो एक रेखा आप इसके पैरेलल यहाँ से गुजार देते, एक आगे पैरेलल जाने लगती, सभी एंगल तो सेम रहते, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल सभी क्या हो जाते, पैरेलल लाइंस जितनी भी जाएंगी इधर सबके एंगल तो सेम आप कर देते, परंतु बिंदु बदल जाता। बिंदु का जो भुज है वो चेंज हो जाएगा, आगे ले जाएंगे तो, समझ रहे हो। तो बिंदु आपका चेंज हो जाएगा, बिंदु के अंतर्गत भुजा कोटि बदलने से ही बिंदु चेंज हो जाएगा। अगर इसे आप रोटेट कराते हो तो एंगल बदल जाएगा, तो ना ही तो आप इसे रोटेशनल मोशन में ले जा सकते हो, घूर्णन करा सकते हो, ना ही आप इसे रेक्टिलिनियर मोशन में ले जा सकते हो। दोनों ही गतियां बंद हो गई, रेखीय गति भी बंद हो गई और आपकी घूर्णन गति भी बंद हो गई। तो यूनिक लाइन हो गई, अद्वितीय रेखा जाएगी। अद्वितीय रेखा जाएगी तो एक ऐसा प्रतिबंध अवश्य आएगा
जिसके द्वारा ये तय किया जाए कि कोई बिंदु रेखा पर स्थित है अथवा नहीं है। अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित होता है तो वो उसको संतुष्ट करता है, अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक चर राशियों के स्थान पर x और y के स्थान पर लगाने से लेफ्ट इक्वल राइट सेटिस्फाई कर देगा उसे। अगर वो उसके ऊपर स्थित नहीं है, उस बिंदु से रेखा नहीं गुजरती है, तो उसे संतुष्ट नहीं करेगा। तो ऐसा प्रतिबंध ही उस रेखा का क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। रेखा हो चाहे कोई भी वक्र हो, किसी वक्र अथवा रेखा के समीकरण से तात्पर्य केवल और केवल ऐसे प्रतिबंध से है जिस प्रतिबंध के द्वारा किसी बिंदु का उस वक्र अथवा उस रेखा पर स्थित होना तय किया जा सके। समझ गए ना समीकरण से क्या मतलब होता है? समीकरण क्या है? समीकरण केवल समता का चिन्ह होने से नहीं है। केवल समता का चिन्ह तो सर्व समीकरणों में भी होता है, समझ रहे हो, लेकिन सर्व समीकरणों के असंख्य हल संभव है, जबकि समीकरण के असंख्य हल नहीं। अगर वो एक चर में है तो जितनी घात का होगा उतने ही मान आने चाहिए उसके, पता है, निश्चित मान होते हैं, जबकि सर्व समीकरण के असंख्य मान होते हैं। तो केवल समीकरण इस इक्वल के साइन से तय नहीं किया जाता है। समझ गए समीकरण क्या होता है? समीकरण वह प्रतिबंध होता है किसी वक्र अथवा किसी रेखा के लिए, वो प्रतिबंध होता है जिसके द्वारा ये निर्धारित किया जा सके कि कौन से चर बिंदु का बिंदु पद, अर्थात उस बिंदु पद जितने भी असंख्य बिंदु हैं उनमें से अगर कोई भी बिंदु होगा तो उसे सेटिस्फाई कर देगा। अगर उस बिंदु पद का बिंदु नहीं है तो उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक घात वाले दो चरीय x एवं y में जितने भी समीकरण हैं सभी किसे व्यक्त करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन को, एक सरल रेखा को व्यक्त करते हैं, इसलिए उन्हें रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो व्यापक रूप वो ये होता है, x वाला पद उसमें हो सकता है, y वाला पद हो सकता है। अच्छा, x और y के गुणांक एक साथ कभी भी शून्य नहीं हो सकते, कम से कम एक चर राशि का विद्यमान होना आवश्यक है। आप जानते हो जब रेखा x अक्ष के पैरेलल जाएगी तो उस समय उसके अंतर्गत अकेला y होगा, x वाला नहीं होगा। y निश्चित दूरी पर चलता रहेगा, पॉजिटिव तो ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। c जीरो हो सकता है, a जीरो हो सकता है, b और c जीरो हो सकते हैं, समझ रहे? अकेला a जीरो हो सकता है, अकेला b जीरो हो सकता है, पर a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। इक्वेशन ही नहीं रहेगा उसके अंदर, वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर? तो ये रेखा का व्यापक समीकरण है, परंतु हम इसे विभिन्न स्थितियों के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करें? ये रेखा यूनिक हो चुकी है, यूनिक हो चुकी है, तो इसी कंडीशन का प्रयोग करके जो कंडीशन वहां पर मिल रही है उसी कंडीशन से एक हम सत्य कथन प्राप्त करेंगे। वो सत्य कथन ही उस रेखा का समीकरण कहलाएगा। तो आपको क्या जानकारी हो रही है? जानकारी हो रही है कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा के साथ जो कोण बनाती है उस कोण की टेंजेंट उस रेखा की क्या कहलाती है? प्रवणता कहलाती है। तो आप प्रवणता ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए प्रवणता क्या आनी चाहिए रेखा की? m इक्वल आनी चाहिए tan थीटा, कोई शक ये होनी चाहिए, क्योंकि x अक्ष की धन दिशा से रेखा थीटा कोण बना रही है। अब ये रेखा इस बिंदु से भी गुजर रही है, ध्यान से देखना, ये रेखा इस बिंदु से x1 y1 से गुजर भी रही है। तो देखते हैं इस बिंदु से अगर x अक्ष पर हम क्या डाल दें? लंब, तो लंब किसी बिंदु पर गिरेगा, x अक्ष के साथ लंब डाल दें तो लंब किसी बिंदु पर यहां पर गिर जाता है। तो आप बताइए यदि यूनिक स्थिति में है तो एक चर बिंदु तो इस पर लेना पड़ेगा, बिना चर बिंदु के तो समीकरण प्राप्ति नहीं होगा। तो रेखा पर कितने बिंदु है? असंख्य। तो कोई एक चर बिंदु कहीं भी मान सकता हूं रेखा पर, कहीं भी। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चर बिंदु वेरिएबल पॉइंट क्यू ले लिया आपका, जिसके निर्देशांक मैंने क्या लिए? एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट है। इससे भी मैंने इस एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर डाल दिया। दोनों परपेंडिकुलर आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल, क्योंकि एक ही रेखा पर लंब है दोनों। इस परपेंडिकुलर से मैं सामने वाले परपेंडिकुलर पर फिर दोबारा से परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट है, ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है, रचना वाला पार्ट है, डाल दिया मैंने यहाँ पर। मान लो किसी बिंदु R पर गिर गया, एक मान लो L और N बिंदु पर गिर रहे हैं, M और N कुछ भी मान सकते हो। अब आप बताइए ये कोण कितना होगा? जब आपका ये कोण थीटा है तो बता सकते हो ये कोण क्या होगा? थीटा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ही PR एवं LN कहूं या x अक्ष कहूं, x अक्ष के PR क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और ये क्या हो जाती है? ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा।
तो एक तृतीयक छेदी रेखा जब दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एक ही ओर के कोण उसके द्वारा बनाए गए एक ही ओर के कोण कैसे एंगल होते हैं? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो संगत कोण बराबर हो गए, बराबर हो गए तो ये एंगल क्या हो जाएगा? आपका थीटा हो जाएगा। थीटा के सामने वाली क्यू आर क्या बन जाएगी? लंब बन जाएगी। ये समकोण है यार, लंब डाला हुआ है। समकोण के सामने वाला आपका पी क्यू क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा। क्लियर? और आपकी पी आर क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी, आधार बन जाएगी। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाना चाहिए? टेन थीटा का मान हो जाना चाहिए लंब बटे आधार। इट मीन्स बिल्कुल राइट, क्यू आर अपॉन पी आर, ये हो जाना चाहिए। अब आप क्यू आर की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्यू एम माइनस आर एम होनी चाहिए। तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है क्यू एम माइनस आर एम। इसी प्रकार से पी आर की वैल्यू आप फाइंड करोगे एल एन की इक्वल है, क्योंकि राइट एंगल वो रेक्टेंगल हो चुका है, आयत हो चुका है। तो ये क्या हो गया आपका एल एन। एल एन की जो वैल्यू है, चलो अगले स्टेप में ले लूंगा मैं, एल एन की वैल्यू है ओ एम माइनस ओ एल के इक्वल है। ध्यान से देखना, क्यू एम की वैल्यू आपको फाइंड हो पा रही है, परंतु आर एम की वैल्यू आपको फाइंड नहीं हो पा रही। आर एम इक्वल पी एल है। तो आर एम के स्थान पर हमने पी एल लगा दिया। नीचे हम देख रहे हैं ओ एम माइनस ओ एल, कोई शक? तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं एम इक्वल टेन थीटा, एम है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेडियंट को। तो एम इक्वल क्यू एम की वैल्यू है आपकी क्या है? 22। देखिए ना, कोटि के बराबर होगी 22। तो ये वैल्यू आपकी 22 माइनस पीएल की वैल्यू आपकी क्या है? 22। तो ये वैल्यू आपकी हो गई है 22 अपॉन, ठीक इसी प्रकार से ओएम की वैल्यू आपकी क्या है? x, और ये वैल्यू आपकी हो गई है x1। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तब आपको क्या फाइंड होगा? 22 माइनस 22 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। ये उस रेखा का समीकरण है। मैं केवल रेखा बोलूंगा, आप सरल रेखा समझोगे, स्ट्रेट लाइन। ये उस सरल रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता m एवं जो बिंदु x1 y1 से गुजरती है। क्लियर? तो आपको एक बिंदु प्राप्त हो जाए x1 y1 और उसकी प्रवणता प्राप्त हो जाए तो आप रेखा का समीकरण फाइंड कर सकते हो। प्रवणता के स्थान पर लगाएं, बिंदु को बिंदु के स्थान पर लगाएं। सॉल्व करने से ही आपको ऐसा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? और रेखा का समीकरण किस स्थिति में प्राप्त कर सकते हो आप? ये कौन सा रूप कहलाएगा? एक तो इसमें बिंदु चाहिए और क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, ढाल चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो जाएगा रेखा का? पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिंदु ढाल रूप। अर्थात एक बिंदु हो रेखा पर और उसकी प्रवणता मिलती हो तो रेखा अद्वितीय पोजीशन में हो जाती है। अद्वितीय स्थिति में होते ही उसका समीकरण प्राप्त हो जाता है। समीकरण से मतलब क्या था? वो प्रतिबंध ही तो समीकरण था, जो वो अभीष्ट प्रतिबंध जिसमें रेखा अद्वितीय स्थिति से गुजरती है, उस रेखा का समीकरण कहलाता है। क्लियर? समीकरण कुछ और नहीं है, समीकरण वो प्रतिबंध ही है, अर्थात वो सत्य कथनी ही है, वो स्टेटमेंट है जो हमेशा एक जैसा बना रहता है। तो ये रेखा का समीकरण प्राप्त कर लोगे आप। एक बिंदु मिलेगा आपको, उसकी प्रवणता मिलेगी, तो आप इस फॉर्म का प्रयोग करके समीकरण, तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? स्लोप पॉइंट या पॉइंट स्लोप, जो भी आप कह रहे हो। तो ये हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर? ये रेखा का पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी बिंदु ढाल रूप, बिंदु ढाल रूप। अच्छा, अब आपसे फिर क्वेश्चन किया जाए, ध्यान दीजिएगा। एक कोई रेखा, मान लीजिए वो कहीं से भी जा रही है, अध्ययन के लिए हम किसी भी क्वाड्रेंट का कहीं भी यूज कर सकते हैं, सबके लिए काम करेगा। ये एक रेखा है आपकी। अब ये रेखा आपकी किसी एक बिंदु से जा रही है, ध्यान से समझना। एक बिंदु इस पर दिया गया है जिसके निर्देशांक आपके x1 एवं y1 है। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 एवं y1 है। ठीक है? कितनी रेखाएं गुजर जाएंगी? असंख्य। आप रोटेट कराते जाओ, असंख्य रेखा जा सकती है, समीकरण नहीं आ सकता है। इस पर एक दूसरा बिंदु और दे देता हूं मैं आपको, मान लीजिए Q, इसके निर्देशांक x2 एवं y2 है। अब आप बताइए इन दोनों बिंदुओं से कितनी रेखाएं जा सकती हैं? यूनिक। अब दूसरी रेखा आपकी जा नहीं सकती, क्यों? कि आप इसे रोटेट करा नहीं सकते।
रोटेट करा नहीं सकते हो, पैरेलल लाइन ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बिंदु चेंज हो जाएगा आपका। समझ गए ना। तो दो बिंदु जब दे दिए जाए रेखा पर, तो दो बिंदुओं से एक ही रेखा गुजर, अद्वितीय रेखा। अद्वितीय होते ही इक्वेशन आ जाएगा। मैंने आपसे कह दिया है कि जब भी आप रेखा को यूनिक फॉर्म में गुजार दोगे, वो उसी वक्त आपको प्रतिबंध फाइंड हो जाएगा, किसी भी रूप में प्राप्त हो जाएगा, वो उसी रूप में वो समीकरण कहलाएगा। तो यूनिक हो गई। आपने हैंगर देखा, कपड़े टांगते हो तो कितने पेच लगाने पड़ते हैं, दो। क्यों लगाने पड़ते हैं, एक पेच पे वो रोटेट हो जाएगा। अगर बीच में आपने एक पेच लगा दिया एक तरफ, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा। लेकिन दोनों सिरे पर लगा देते हो, अब कैसे घूमेगा, रोटेशन उसका समाप्त हो जाता है। तो यूनिक फॉर्म में आगे तो इक्वेशन आ जाना चाहिए। तो इक्वेशन तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप वेरिएबल पॉइंट नहीं लोगे, चर बिंदु नहीं लोगे। कितने बिंदु है रेखा पर, असंख्य। तो कहीं भी एक चर बिंदु लिया जा सकता है, मर्जी आए इधर लो, मर्जी आए इनके मध्य में लो, मर्जी आए तो उधर लो, कहीं भी ले सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक चर बिंदु ले लिया आपका आर, जिसके कोऑर्डिनेट है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फिगर को जिससे आपको आसानी से दिख जाए। ये फिगर साइड से हटा दूं, अब इसकी तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्म आपका हो गया, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फिगर। तो देखिए क्लियर दिख जाएगा। यहां पर मैंने एक बिंदु लिया था आपका P, यहां पर मैंने एक बिंदु लिया था आपका Q, एक बिंदु में आप कहीं भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी है, मध्य में ले लूं, मर्जी है उधर ले लूं, मर्जी है इधर। अब इस बिंदु के निर्देशांक मैंने माने थे x1 एवं y1, इसके निर्देशांक 4 है इसलिए xy, इसके निर्देशांक है आपके x2 और y2। थोड़ा सा फास्ट मोशन में ले रहा हूं, समझ लो कि डेरिवेशन है। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहां से आप कहोगे ऐसा ही कंस्ट्रक्शन क्यों करते हो, क्योंकि जब जब tan थीटा आएगी, ग्रेडियंट आएगी, तो आपको पता है ये थीटा लाल बटे कक्का के द्वारा काम करेंगी, और ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, अपने सामने समकोण त्रिभुज नहीं। समझ गए ना। तो कोई भी पहलू कहीं पर कनेक्टेड क्यों है, उसका रीजन होता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ डाल देता हूँ, तो दो ट्रायंगल बन जाते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या रिलेशन है मैं देखना चाहूंगा। मान लीजिए ये कोण आपका कोई थीटा होता, ध्यान से देखना, थीटा होता तो ये एंगल क्या होता, ये एंगल भी क्या होता, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर ये एंगल इक्वल है तो क्या आप बता सकते हो इन एंगल में क्या रिलेशन है, ये भी तो इक्वल होंगे, ये भी तो करेस्पॉन्डिंग है, ये भी तो एक ही साइड बन रहे हैं, दो एंगल इक्वल है, तीसरा तो राइट एंगल है ही, तो इसका मतलब कोण 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 क्या हो जाती है, समरूपता, सिमिलरिटी। आपको पता है कैसे ट्रायंगल हो चुके हैं, समरूप, और समरूप हो जाते हैं तो संगत भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू, समानुपात में आ जाती हैं। जब ये सर्वांसम हो जाते हैं तो इक्वल हो जाती है, यही तो बात है। तो अनुपात इनका क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ से कोई भी एक बिंदु, यहाँ पर आपने PQR लिया है, LN ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, MN ले लेता हूँ, MN बिंदु पर देखे, ठीक है। तो ये कैसे हो गई, सिमिलर हो गई, सिमिलर हो गई। तो अब कैसे लिखी जाती है समरूपता, कोई एक लिख दूं इसमें से मैं त्रिभुज, ध्यान से देखना, PMR या कुछ भी मैंने लिख दिया PMR। अब समरूपता में आप कैसे लिखोगे, समरूपता में नियम होता है एंगल संगतता से बराबर होने चाहिए, तो P वाला एंगल वही एंगल यहाँ लिखा जाएगा पहले ही। समरूपता पढ़ी है आपने, पढ़ी है, समानता भी पढ़ी है, समरूपता नहीं पढ़ी, कोरोना के साइड इफेक्ट। अच्छा कोरोना के टाइम में थे, कोई बात नहीं है, अब समझ रहे। तो करेस्पॉन्डिंग यानी जो संगतता से लिखे जाएंगे, तो P वाला एंगल किसके इक्वल है वो यहाँ पहले आना चाहिए। तो बताइए P पर एंगल जो बना हुआ है, आपने PM लिखा है R, तो यहाँ पर R से स्टार्ट होगा ना, तो R, फिर M वाला एंगल आपका समकोण है तो N आएगा, अपने आप तीसरा बच जाएगा Q। तो आप देखिए R वाला एंगल जो बन रहा है वो Q वाले एंगल के इक्वल है, तो R पर तो इधर भी बन रहा है उधर भी बन रहा है, तो मैं कौन से वाले Q के लिए कह रहा हूँ, इधर वाले के लिए। यहाँ पर P वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब आप कहोगे दूसरा R वाला एंगल है, R पर दो एंगल है ना इस वक्त, इधर वाला भी है, ये एंगल भी है, तो फिर कौन से एंगल की बात चल रही है, PM जो भुजा है, ये वाली PM, दूसरी भुजा कौन सी आ रही है, RM के प्रोपोर्शनल में आ जाएगी, समानुपात में आ जाएगी। MR भुजा है वो किसके में आ जाएगी, MR QN की में आ जाएगी। और PQ भुजा है वो किसके में आएगी, PQ भुजा है आपकी कहाँ है, PQ
पी आर, हाँ पी आर किसमें आएगी, आर क्यू, तो पी आर किसमें आएगी, आर क्यू। क्लियर? तो लगाइए, संगत अवयव समानुपाती हो जाते हैं, समानुपाती हो जाएंगे तो पी एम अपॉन क्या आना चाहिए, आर एन, युगल एम आर अपॉन क्या आना चाहिए, एन क्यू, युगल क्या आना चाहिए, पी आर अपॉन आर क्यू। क्लियर? अब देखिए पीएम का मान आप फाइंड करोगे, पीएम तो यहाँ पर जैसे कोई भी बिंदु मान लेते हैं तो ओ बी माइनस ओ ए हो गया, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्या माना। आर एन को देख रहा हूं, देखिए आर एन क्या हो जाएगा आपका, आर एन तो हो गया, आर एन देखिए इसकी बीसी के बराबर हो जाएगा, तो ओसी माइनस ओबी, ओसी आपका क्या है बाई 2 और ये क्या है आपका है ओबी बाई 1, तो ये आ गया आपका बाई 2 माइनस बाई 1। यूकल एम आर को देखिए, एम आर आपके पास एम आर जो है वो आर बी माइनस एन बी, आर बी आपका क्या है बाई, एन बी किसके यूकल है आपका ए पी, ए पी क्या है बाई 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बाई माइनस, यही तो अभी लिया था हमने, बाई माइनस बाई 1, एम आर पी एन, पी एन, पी से एन तक दूरी ली है ए बी के युगल, तो इसमें से ये कट रही है, पी एम दूरी कहाँ है अपनी, पी एम दूरी ये है, तो ओ बी माइनस ओ ए, ये अपने पहले ले लिया पी एम, एक्स माइनस एक्स 1 यहाँ लेना चाहिए, एक्स माइनस भाई पी एम ही तो ले रहे हो, ए बी के इक्वल हो गई, तो ओ बी माइनस ओ ए, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है एक्स माइनस एक्स 1, हाँ ये पहले ले लिया एक्स माइनस एक्स 1। अब आर एन, हाँ चलो ये पहले ले लिया, बिंदु बदल दिया, आर एन, आर एन लो, आर एन क्या है आपका, आर एन हो गया ओ सी माइनस ओ ए एक्स एक्स पे, तो कितना हो जाएगा एक्स 2 माइनस एक्स 1, ये वाला उधर आ गया, एक ही बात है, अब वो उधर आ जाएगा। चलो ये एम आर ले, तो ये हो जाएगा बाई माइनस बाई 1 अपॉन आ जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1। क्लियर? अब पी आर देखिए क्या फाइंड हो जाएगा, बाई माइनस बाई 1 इक्वल बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन एक्स 2 माइनस एक्स 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 1, क्रॉस मल्टीप्लाई में लूंगा तो यही तो आ जाएगा। भाई आप देख लो ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा, समझ रहे हो, तीसरे की हमें जरूरत कहाँ है, हमारा दो से ही फाइंड हो जाएगा इक्वेशन। तो प्रतिबंध क्या फाइंड हुआ, ये मल्टीप्लाई में आएंगे, ये इधर देख दिया, ये डिवाइड में चला गया उसके, समझ गए? क्लियर? तो क्या फाइंड होगा, बाई माइनस बाई 1 इक्वल बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन एक्स 2 माइनस एक्स 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 1, ये फाइंड हुआ। इसे हम सीधा भी फाइंड कर सकते थे, कैसे? क्योंकि दो बिंदु रूप में हम प्रवणता जानते हैं, एम का मान यहीं पर हम फाइंड कर लेते, दो बिंदुओं से आने वाली रेखा का क्या आता, कोटियों का अंतर अपॉन भुजों का अंतर, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन एक्स 2 माइनस एक्स 1, एम का मान लगा देते, बिंदु उस पर पहले से है ही x1 y1 रेखा पर। अगर हम चाहें तो यहाँ पर इस बिंदु का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाई माइनस बाई 2, युगल ये तो यही रहेगा प्रवणता को, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन एक्स 2 माइनस एक्स 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 2, ये दोनों ही समीकरण, दोनों ही फॉर्म एक ही रेखा के हुए, क्योंकि बिंदु x1 y1 भी रेखा पर स्थित है, बिंदु x2 y2 भी रेखा पर स्थित है। इसकी ढाल क्या हो जाती है, दो बिंदु से रेखा गुजरती है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो m का मान हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। हमने आपको ये डेरिवेशन में लेके गए, ये डेरिवेशन यहाँ से ड्राइव करके बताया। अगर मैं चाहता तो सीधा भी आपको समझा सकता था कि दो बिंदु होते हैं तो उसकी ढाल निकाल लीजिए, कोई एक बिंदु यूज कर लीजिए, चाहे x1 y1 का यूज करें चाहे x2 y2 का यूज करें, सीधा समीकरण इसी फॉर्म से आ जाता। ठीक है, अगर आप सिमिलरिटी से लाते हो, आप कह रहे हो 9th में कोरोना में हमने समरूपता नहीं पढ़ पाई है, तो समरूपता का मतलब ये होता है संगत अवयव समानुपाती हो जाते हैं, तो ये तो हमें फाइंड यहाँ से भी लगाएंगे इसकी दूरी, जैसे पी आर, तो ये दूरी तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्रतिबंध केवल इन दोनों से ही फाइंड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके बाद बाई एक्स 2 माइनस एक्स 1 ये मल्टीप्लाई में आएंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, उसके डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और ये ऑलरेडी जा ही रहे हैं उधर, तो कौन गया बाई 2 माइनस बाई 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स 1, और ये इससे डिवाइड से बाई माइनस बाई 1 इधर रख दिया, ये इसके डिवाइड में चला गया। इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है कि नहीं आता है, तो ये दोनों डिवाइड में चले गए, फिर ये डिवाइड में आई तो ये इधर रख लिया, ये मल्टीप्लाई में आएगी, तो समझ में आ गया। तो ये क्या है, हमने देखा ये तो प्रवणता है,
ये तो हम जानते हैं, कोटियों का अंतर अपन भुजाओं का अंतर है, अर्थात वही है, तो अर्थात यही हो गया y माइनस y वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इनडायरेक्टली तो यही है, समझ में आ गई बात। लेकिन बिंदु हम यहाँ पर x टू बाई टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, कन्फर्म। तो ये कौन सा हो गया 2.4। जब दो बिंदु मिलते हो तो इसको हम क्या कहेंगे 2.4। बिल्कुल भी अगर आप कहीं पर डाउट में रह जाते हो तो समझ लो वही आप वीक रह गए। समरूपता के कारण आपको वीक नहीं रहना है। समरूपता सर्वांग समता में ये अंतर होता है, सर्वांग सम आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः अध्यारोपित हो जाती है, ढक लेती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाती हैं, एग्जैक्टली द सेम। परंतु समरूप होती हैं, समरूप में क्या है साइज सेम नहीं होता है, केवल शेप यानी उसका रूप सेम होता है। तो एंगल है त्रिभुजों के वो युगल हो जाते हैं, परंतु जो साइड है वो युगल नहीं होती, समानुपात में हो जाती है, उनका अनुपात युगल हो जाता है। तो समरूपता के लिए कोई दो कोण समान होना ही आवश्यक है, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, तो जब दो युगल हो जाएंगे तो तीसरे को होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कोण संगत कोण है, ये 90 है, तो दो कोण युगल होने से ही तीसरा हो जाएगा, या वह भी संगत कोण है, कैसे भी करें। समरूपता लिखेंगे तो समरूपता से संगत अभी अब समानुपाती हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएंगे तो किसी भी ट्रायंगल की भुजाएं ऊपर या किसी की नीचे ली जा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस ट्रायंगल वाली भुजाओं को ऊपर रखते हो उसे नीचे उसे पलट, बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है। एक्स अपॉन वाई इक्वल ए अपॉन बी है तो वाई अपॉन एक्स इक्वल बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो इनके वैल्यू हमने फाइंड कर ली, फाइंड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। इसके में आवश्यकता कहा है जो दूरी सूत्र लगा के हम फाइंड करें, भाई इनकी मध्य दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, दोनों बिंदु है तो दूरी सूत्र लगा हुआ। बेनिफिट क्या है, अपना काम यहीं से चल रहा है, प्रतिबंध इन दोनों से ही फाइंड हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते ही एक प्रतिबंध आ जाता है। प्रतिबंध को मुड़ के मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये तो y माइनस y वन एक्स माइनस एक्स वन, ये m के स्थान पर केवल ये आ गया है, इसका मतलब ये तो m होता ही है। दो बिंदु जब रेखा पर होते हैं तो कोटियों का अंतर बटे ये तो सीधा भी लिया जा सकता था, बिंदु यहाँ पर कोई सा भी प्रयोग कर सकता हूं, तो दोनों बिंदु उसी के हैं। क्लियर, कंफर्म हो गई बात। तो ये कौन सा रूप कहलाता है, दो बिंदु रूप। अगर रेखा पर कितने बिंदु प्राप्त होते हो, दो बिंदु, तो उसका समीकरण प्राप्त किया जा सकता है। दोनों बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 को यहाँ पर रख दीजिए। अब चलते हैं आगे, रेखा को यूनिक और कौन सी फॉर्म में हम कर सकते हैं। जब जब यूनिक होगी तब तब समीकरण प्राप्त होगा, यूनिक नहीं होगी तो समीकरण प्राप्त नहीं हो सकता। चलिए आगे, अब मान लीजिए कोई एक रेखा किसी एक अक्ष के साथ कोई अंतःखंड बना रही है। अंतःखंड जानते हो, अंतःखंड की बात पहले भी की थी, फिर समझा रहा हूं। रेखा किसी अक्ष को इस बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु से मूल बिंदु तक की दूरी उस रेखा द्वारा अक्ष के साथ बनाया गया अंतःखंड इंटरसेप्ट कहलाता है। तो देखिए रेखा बाह्य अक्ष को काट रही है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु मान लो ये किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, माना कि वो बिंदु ए है, या जो भी मानना चाहो पी मानना चाहो तो पी है, मानना अपने ऊपर है। इस बिंदु से यहां तक की दूरी, ओ तक की दूरी रेखा द्वारा काटा गया अंतःखंड कहलाएगी, अर्थात ओपी अंतःखंड हो गया। इस अंतःखंड की लंबाई आपको सी इकाई दे दी गई है। अगर सी का मान पॉजिटिव है तो ऊपर की दिशा में काटेगी, सी का मान नेगेटिव आ गया तो नीचे की दिशा में काट देगी। बाह्य अक्ष के साथ अंतःखंड का मान दे दिया गया है, ठीक है। अब ये रेखा मान लीजिए अंतःखंड काटती हुई केवल दे दी जाए तो ऐसी कितनी रेखाएं जा सकती हैं, असंख्य, क्योंकि इस रेखा को आप इसी बिंदु पर रोटेट कराते रहेगी, उसी बिंदु पर काटती रहेगी, अंतःखंड काटती रहेगी। इस रेखा को ऐसे कर दूंगा पैरेलल तब भी अंतःखंड काटेगी, ऐसे कर दूंगा तब भी उसी बिंदु पर काटती रहेगी, अंतःखंड की लंबाई सी बनी रहेगी। तो इक्वेशन नहीं आ सकता, तो दूसरा प्रतिबंध चाहिए, दूसरी कंडीशन चाहिए। तो इसके रोटेट होने को भूलने के लिए एक्स अक्ष के साथ इसका कोण दे दिया जाता है, धन अक्ष के साथ मान लो थीटा। अब बताइए कितनी रेखाएं जाएंगी ऐसी, अद्वितीय रेखा जाएंगी, तो इक्वेशन आ जाना चाहिए। तो इक्वेशन कैसे आएगा बता सकते हो, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, क्योंकि बाह्य अक्ष पर स्थित है इसलिए इसका भुज 0 हो जाएगा। कोटि इसकी सी है क्योंकि सी दूरी पर काट रही है। अब बिंदु प्राप्त हो गया रेखा पर,
रेखा पर बिंदु प्राप्त हो गया, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है दोनों का वो घनिष्ठ बिंदु है, तो रेखा पर बिंदु प्राप्त हो गया, बिंदु की ढाल यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, आपको एंगल दिया है तो फिर बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। बिंदु ढाल रूप से ही प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसी का प्रयोग आप सीधा कर सकते हो। तो इसी का प्रयोग करोगे तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपकी c, यूकल m तो आपको फाइंड हो ही गया tan थीटा से, m फाइंड हो गया। x माइनस x1 की वैल्यू आपकी क्या है? 0, राइट। ऐसे मानिए एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। जो भी एक फॉर्म हमारा पहले वाला है वो आगे काम देगा हमें, क्योंकि है तो एक ही रेखा का रूप, है तो समीकरण तो उसी का है, तो उसी से हम इसको अगले रूप को ड्राइव करेंगे। ऐसे मानिए ये आपका जो आया है एक, ये उस सपूत बेटे की तरह काम करता है, कपूत नहीं है जो कि अलग होके बैठ गया है, ये सपूत है। सपूत उसको कहते हैं जो सबका साथ दे, सबका सहारा बनता जाए। परिवार में सपूत किसे कहते हैं? जो अपने आगे वाली पीढ़ी है, जो अपने बाद में आ रही है, उसका सहारा बनता रहे, उसको सपूत कहते हैं। और जो कट ऑफ होके बैठ जाए उसे कपूत कहते हैं। तो ये कपूत नहीं है, कैसा है? सपूत है, निश्चित प्रतिबंध के अंतर्गत आया हुआ है। तो y माइनस सी यूकल m इंटू एक्स माइनस 0 ये हुआ। तो यहां से क्या फाइंड होगा आपको? y यूकल एम एक्स प्लस सी। क्लियर? तो यहां पर यदि आपको रेखा की क्या मिल रही हो? ढाल, वो ढाल आपको डायरेक्ट दे दी जाए या आपको एंगल दे दिया जाए, बात तो एक ही है ना। डायरेक्ट दे दिया जाए या एंगल, दोनों ही स्थिति में। जैसे कि आपको चाय पीनी है, कोई आपको दूध पत्ती है और ये सब सामान दे देता है, तो इनडायरेक्ट चाय पिलाना चाहता है, आप समझ जाइए चाय बनाइए, वह भी पिएगा आप भी पिएगा। या आपको डायरेक्ट चाय सर्व कर देता है, दोनों ही स्थिति में वो आपको चाय पिला रहा है लेकिन तरीका अलग है, वो डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट। जो जब आपको एंगल देता है तब tan थीटा में लगा के आप फाइंड कर लीजिए। डायरेक्ट प्रवृत्ता बोलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? ढाल मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? अंतःखंड मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है? बाई एच के साथ। तो इसके हम कौन सा रूप कहेंगे? ढाल अंतःखंड रूप। तो इसे हम कहेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी ढाल अंतःखंड रूप कहेंगे, ढाल अंतःखंड रूप। क्लियर? अब ये दो स्थिति में हो सकता है। आप सोच रहे होंगे ये एक्स अक्ष के साथ कोई इंटरसेप्ट काट दे, फिर एक्स अक्ष के साथ भी तो बना सकती है। मान लीजिए रेखा इस प्रकार से आपकी जा रही है और आपकी ग्रेडियंट मिली जाती है, ये एंगल दे दिया जाए, ग्रेडियंट मिली जाएगी। और एक्स अक्ष के साथ इंटरसेप्ट ये दे दिया जाए, इसकी लंबाई आपको डी का ही दे दी जाती है मान लीजिए, तो ये बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताइए? d0 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित है। तो भी बिंदु ढाल से आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि d0 से जाएगी। तब आप इसका प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? y माइनस 0, y1 0 हो गया आपका, यूकल m इंटू एक्स माइनस डी। तो प्राप्त हो जाएगा आपको y यूकल m इंटू एक्स माइनस डी। तो ये भी रेखा का बिंदु ढाल रूप है। वो क्यों है? वो बिंदु ढाल नहीं, ये भी रेखा का आपका स्लोप इंटरसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर ढाल अंतःखंड में अंतर क्या आया? ये बाई अक्ष के साथ अंतःखंड है, यहाँ पर एक्स अक्ष के साथ बनाया गया अंतःखंड दिया है। जब बाई अक्ष के साथ अंतःखंड होता है तब y इक्वल एम एक्स प्लस सी, जब एक्स अक्ष के साथ होता है तो y इक्वल एम इंटू एक्स माइनस डी। अंतःखंड अंतःखंड के स्थान पर लगाइए, प्रवृत्ता को प्रवृत्ता के स्थान पर लगाइए, सॉल्व करके एट लास्ट वही आएगा व्यापक, सबसे अलग अलग फॉर्म में प्राप्त हो रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सबको एक साथ देखेंगे। अगला फॉर्म देखते हैं, अगला रूप क्या हो सकता है, समझना ध्यान से। कोई रेखा x एवं y दोनों अक्षों के साथ इंटरसेक्ट बनाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा है, दोनों अक्षों को काट रही है, x अक्ष के साथ a इकाई का, y अक्ष के साथ b इकाई का अंतःखंड बना रही है। तो मान लीजिए x अक्ष को किसी बिंदु a पर, y अक्ष को किसी बिंदु b पर इंटरसेक्ट कर रही है, किसी भी क्वाड्रेंट से जा सकती है, ये तो आप जानते हो। दोनों अंतःखंड धनात्मक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगी, और अगर मान लीजिए ये धनात्मक ये ऋणात्मक आ जाएगा तो सेकंड से जाएगी, x पर ऋणात्मक आ जाएगा तो x ऋणात्मक इधर होता है।
अगर आपके दोनों नेगेटिव आ जाते हैं थर्ड से जाएगी, अगर आपका एक्स पॉजिटिव ये नेगेटिव आ जाता है फोर्थ से जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अंतखंड काट रही है, अब इस रेखा को यूनिक किया जा सकता है कि नहीं बताइए। ये आपकी ए दूरी से जा रही है, यहां से बी दूरी से जा रही है, तो ऐसी कितनी रेखाएं बन सकती हैं? यूनिक। और जब भी रेखा यूनिक होगी तो इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, और जब तक यूनिक नहीं होगी तब तक इक्वेशन नहीं आएगा। तो इक्वेशन बस यही है कि जब भी रेखा आपकी यूनिक हो जाए, आप ऐसे फिगर बनाएं, यूनिक करके ले आए, ये मेरी गारंटी है इक्वेशन आ जाएगा उसी वक्त। आप रेखा को जब भी यूनिक करोगे, आप कहोगे हम तो बहुत स्थिति में यूनिक कर दोगे, वो सारी स्थिति आपके सामने ले आता हूं मैं, उसके बाद कोई स्थिति बचेगी नहीं जिसमें आप यूनिक करके ले आए। वही स्थितियां हैं जिनमें यूनिक हो सकती है, और वही अलग अलग रेखा के रूप हो जाएंगे। तो देखिए यूनिक हो गई तो इक्वेशन आ जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? a0, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 भी। अब आपको पता है जब रेखा पर दो बिंदु प्राप्त हो गए हैं तो आप समीकरण पहले ही ले चुके हो। दो बिंदु रूप में आप सीधा जाइए, क्या था? y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इक्वेशन आपको फाइंड हो। क्लियर? उसी का प्रयोग कर दीजिए। मैंने कहा था कि सपूत बेटे की तरह कार्य करेंगे, ये फॉर्मूले कपूत नहीं है जो कि अलग होके बैठ जाए, ये आगे वाले फॉर्मूले में सपोर्ट करेंगे, सकते हैं। तो ठीक है, उसका प्रयोग करके देखो क्या फाइंड होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका फॉर्म क्या था? y माइनस y1। दिमाग में आ रहा है? किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, आप देख लीजिए, बात एक ही है। इसको आप x1 y1 देख रहे हैं, जैसे x2 y2 देखिए, तो लगाइए फॉर्मूले। तो y माइनस y1 क्या बोलोगे वहां से? 0 इक्वल y2 माइनस y1 बाई b माइनस 0, राइट, अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a इंटू x माइनस x1 0 माइनस a। लग गया? वो x माइनस a लग गया। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा बताओ? माइनस ए वाई। ठीक है, माइनस का करा, इधर से क्या प्राप्त होगा? बी एक्स, यहाँ से क्या होगा? माइनस ए बी, राइट। पहले एक्स वाला पद लिखना चाहिए, व्यापक में यही होता है, फिर वाई वाला पद होता है, फिर अचर पद होता है। तो एक्स वाला पद उधर पॉजिटिव है, इसे इधर ले चलेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये भाई, इसको इधर भेज देता हूं तो बराबर हो जाएगा ए बी। क्लियर? ए बी से दोनों डिवाइड कर देता हूं मैं, प्रत्येक पद को ही करना पड़ेगा। यहाँ डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? x अपॉन ए, यहाँ पर क्या बचेगा? y अपॉन बी, यूकल क्या हो जाएगा? 1। यही रेखा का अभिष्ट समीकरण है, उस रेखा का जो x एवं y अक्ष के साथ क्रमशः a एवं b इकाई के अंतखंड बनाती है। तो x वाला अंतखंड x के स्थान पर रखिए नीचे, y वाला y के नीचे रखिए, बीच में क्या होना चाहिए? प्लस का चिन्ह होना चाहिए, युगल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर रेखा आपको इस प्रकार से देखे, x अपॉन प्लस y अपॉन युगल 1, प्रारूप से क्या अर्थ है? प्रारूप से अर्थ है यहाँ पर x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, यहाँ पर प्लस से जुड़े होने चाहिए पद, युगल 1 होना चाहिए। तो x के नीचे जो संख्या है वो x अक्ष के साथ अंतखंड कहलाएगी उसी समय, y के नीचे जो संख्या आ रही है वो y के साथ अंतखंड कहलाएगी, तभी कहलाएगी ना। प्रारूप तो ये है ना इसका। यहाँ पर a और b बदल सकते हैं, प्लस माइनस जैसी भी स्थिति आ सकती है। कंफर्म? तो ये रेखा का समीकरण कब प्राप्त कर सकते हो? जब अंतखंड आपको प्राप्त होते हो, क्योंकि उस स्थिति में रेखा क्या हो जाती है? यूनिक हो जाती है। तो रेखा का समीकरण दोनों अंतखंड प्राप्त होने पर भी ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसे डाटा मिलेंगे उसी के अनुसार हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, फाइंड करके एट लास्ट तो हम व्यापक में ही आएंगे। मार्ग ही तो अलग अलग है, किसी भी समीकरण को प्राप्त करने के तरीके ही तो अलग अलग हैं, उसके रूप ही तो अलग अलग हैं। एट लास्ट अगर सबको मिला देंगे तो आना तो व्यापक में ही है, तो वही उसी का रूप अलग अलग है। यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा तो वही एक्स वाई अचर पर वही तो प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके बाद और दूसरी फॉर्म लेते हैं जहां पर इसे यूनिक किया जा सकता है। मान लीजिए, अब इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो डर गया सो कोई नहीं मरता, घर गया अपने घर भाग जाता है क्लास छोड़ के। ठीक है, जो डर गया सो घर गया, हाँ घर ही रह जाएगा, पड़ेगा नहीं, तो डरना नहीं है। अब एक रेखा आपकी इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है? इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी, अर्थात मूल बिंदु से इस पर क्या डाला गया है? लंब।
दूरी क्या होती है, दूरी की रेखा कौन सी होती है आप जानते हो? दूरी शब्द से परिचित हो? नहीं हो तो मैं आपका परिचय दूरी से करा देता हूँ। इस तल में कोई एक बिंदु है और ये कोई रेखा है आपकी, या रेखाखंड जो भी आप लो, इस बिंदु से इसकी दूरी से क्या अर्थ है? क्या मैं इसको इस प्रकार से मिला दूं तो ये इसकी दूरी है? नहीं है। तो क्या ये इसकी दूरी है? नहीं है। तो क्या ये इसकी दूरी है? नहीं है। लेकिन जैसे ही परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल यही दूरी है। ये दूरी क्यों है? तो दूरी की रेखा सबसे न्यूनतम यानी न्यूनतम दिशा में चली गई। न्यूनतम कौन सी होती है? लंब। लंब पर चलोगे तो वही न्यूनतम है, तो उसी को हम दूरी की रेखा कहते हैं। तो दूरी से तात्पर्य लंब, लंब ही दूरी होती है। तो यहाँ पर मूल बिंदु से किसी रेखा की दूरी दी गई है, इसी को दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कह सकता हूं मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई दी गई है। लंब ही तो दूरी है। क्लियर होगी बात? तो लंब की लंबाई आपको पी इकाई दे दी। मान लो उसका मान पी है, पी का मान 2, 4, 5, 10, 20 जो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा दूरी है, तो पी इकाई आपको मिल गई। लंब की लंबाई के साथ अब मैं आपसे कह दूं क्या ये रेखा यूनिक है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है यूनिक? क्योंकि कोई आएगा इसे ही पकड़ लेगा और पकड़ के चक इधर घुमाएगा या उधर घुमाएगा। क्यों? केवल दूरी तो बराबर बनी रहे। तो दूरी बराबर तो ऐसे भी इधर भी इधर भी इधर भी रेखा ऐसे घूमने लगेगी, एक स्पर्श रेखा बनने लगेगी इतनी त्रिज्या की वृत्त की। वो मान लो लंब आपका किसी बिंदु एम पर गिर गया तो OM रेडियस का सर्किल बनता रहेगा, उसकी टेंजेंट बनती रहेगी, उसकी स्पर्श रेखा बनती रहेगी। तो असंख्य हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगी? यूनिक नहीं हुई? यूनिक नहीं हुई तो यही तो घूम रहा है, केवल दूरी बराबर बनाए रखे हुए रेखा की। तो अगर मैं इस लंब को घूमना बंद कर देता हूं, लंब द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ कोई कोण दे देता हूं ओमेगा, इसको क्या कहते हैं? डब्ल्यू नहीं है, ये डब्ल्यू जैसा आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं ओमेगा। ओ मेगा नहीं, मेगा कहोगे तो बादल आ जाएंगे। मेगा, ओमेगा, ये ओमेगा है। अच्छा, जिस प्रकार से आपका थीटा, फाई, साई, एक्स, न्यू, म्यू, रो, ये तमाम लेटर्स लिए गए हैं, कहां से लिए गए? ग्रीक वोकैबुलरी से, यूनान देश की वर्णमाला से। तो उसी से ये लिया गया है, ये एंगल के लिए एक सिंबल लिया गया है, ठीक है, ओमेगा। आप थीटा ले लें तो कौन रोक लेगा? फाई ले लें तो कौन रोक लेगा? फॉर्म तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुसार लिया गया है तो उसकी जानकारी देना भी अनिवार्य है ना। आप पूछोगे कल आगे ये डब्ल्यू करने लगे, समझ ओमेगा है, ठीक है। तो ये ओमेगा होता है। अब बताइए कितनी रेखाएं जाएंगी इस स्थिति में? यूनिक हो गई। यूनिक हो गई तो मैंने आपको वचन दे दिया कि क्वेश्चन आ जाएगा उसी समय। जब भी आप रेखा को यूनिक स्थिति में आप बना के ले आओ, घर पे जाके खूब रेखाएं ड्रॉ करना, यूनिक स्थिति में लाओ, मैं क्वेश्चन निकाल के दे दूंगा उसी समय। यूनिक में नहीं आएगी तब तक इक्वेशन हो ही नहीं सकता है। क्यों? कौन सी वाली रेखा का इक्वेशन है? पता कैसे चलेगा? यूनिक होगी तभी तो, वो प्रतिबंध ही तो इक्वेशन है, तो वो प्रतिबंध तभी प्राप्त होगा। तो चलिए, हमें इक्वेशन फाइंड हो जाना चाहिए। तो आपको बताया है कि प्रत्येक जो फॉर्मूला है एक मैथमेटिक्स है, इसमें कपूत का कोई स्थान है ही नहीं। जो भी होता है वो प्रतिबंधों के तहत होता है और वो सत्य होता है। तो जो पहले फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो ध्यान दें, अगर आपको इस रेखा पर एक बिंदु मिल जाए और इसकी प्रवणता मिल जाए तो क्या आप इसका समीकरण मुझे बता सकते हो? क्यों? क्योंकि आपने बिंदु डाल देख लिया है। अगर इस रेखा पर दो बिंदु मिल जाए तो क्या आप मुझे समीकरण बता सकते हो? फिर तो आप ये कहोगे सर आप क्या जरूरत है, दो बिंदु आप दे दो, बस समीकरण तो हम दे देंगे। लेकिन क्यों? मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का ही प्रयोग किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको पहले दे दिया है। तो गणित का एक नियम है, क्रमबद्धता होती है गणित के अंतर्गत। अगर आपका जो पहला ज्ञान है उसी का प्रयोग करके उसे सीढ़ी के रूप में बना के हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये कहो हम उसे भूलते जाए आगे बढ़ते जाए, संभव नहीं है। आप 9th क्लास को सीढ़ी बनाते हो तब 10th पढ़ते हो, 10th को आप प्लेटफॉर्म बनाते हो तो 11th पढ़ते हो, 11th का आपका प्लेटफॉर्म बनेगी तभी आप 12th की ओर बढ़ोगे। तो जो आप क्रमबद्धता होती है गणित के अंतर्गत, तो देखो आप क्रमबद्धता का प्रयोग यही देख रहे हो। जैसे मैंने कहा कि इस रेखा पर आपको इसको मैं प्रवणता दे दूं, एक बिंदु दे दूं, इस कंडीशन में तो आप इक्वेशन देने को तैयार हो। दो बिंदु देता हूं तो भी आप इक्वेशन देने को तैयार हो। इससे पहले आपके पास कुछ नहीं था, क्रमबद्धता आ गई ना तुरंत। अगर मैं मान लीजिए इसके दोनों अंतःखंड दे दूं एक्स और वाई के साथ, तो भी आप इक्वेशन देने को तैयार हो, क्योंकि आप उन्हीं फॉर्म में लगा दोगे उन मानों को। तो चलिए
आप मांगिए, मैं आपको वही चीज दे देता। आप चाहते हो अंतःखंड दे दो, मैं आपको अंतःखंड दे देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, लंब गिर रहा है यहाँ पर एम बिंदु पर, तो ये त्रिभुज जो आपको प्राप्त हो रहा है, इसके समकोण के सामने वाली भुजा मान लो ये ए बिंदु पर और इसे बी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, तो OA क्या बन गया इस त्रिभुज का? कर्ण। क्या बन गया? कर्ण। कर्ण बन गया तो आपको कर्ण ही तो चाहिए, वही तो अंतःखंड है। लेकिन आपको मिल क्या रहा है? समकोण के सामने वाला तो कर्ण हो गया और ओमेगा के सामने वाला AM आपका लंब हो गया, तो मिल तो आधार रहा है ना इस पर। मिल क्या रहा है इस त्रिभुज में आपको? आधार। आधार के प्रयोग से लेना क्या चाहते हो? कर्ण। कर्ण चाहते हो तो किसके पास जाना पड़ेगा? कक्का के पास। क्यों? जब कोई मामला गंभीर होता है तो कक्का ही निपटारा कर पाए। तो चलते हैं कक्का के पास। तो कक्का के पास आते हैं तो देखिए कर्ण और आधार का मामला है, तो कर्ण और आधार का मामला या तो कॉस में होता है या फिर होता है सेक में। तो यहाँ पर कर्ण चाहिए, आधार प्राप्त हो रहा है, तो क्या बन जाना चाहिए? सेक ऑफ ओमेगा बन जाना चाहिए। कर्ण आपका कौन बोल रहा है? OA बोल रहा है। आधार आपका OM है, युगल हो जाना चाहिए सेक ऑफ ओमेगा। OA आप प्राप्त करना चाहते हो, OM की वैल्यू आपकी P है, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? P सेक ओमेगा। क्लियर? तो ये आपको क्या मिल गया? P सेक ओमेगा। कन्फर्म? कोई शक? अब आपको चाहिए OB चाहिए तो दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। ये भी तो समकोण त्रिभुज है, क्यों? रैखिक लीनियर पेयर से ये भी तो 90 होगा। ये 90 होगा तो इसके सामने वाला कर्ण तो मिल गया, परंतु इसमें एंगल कहाँ है? एंगल है, आप प्राप्त कर सकते हो, आपको ये एंगल मिल जाएगा। ये एंगल ओमेगा है तो ये 90 माइनस ओमेगा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस ओमेगा हो जाएगा। कन्फर्म? 90 माइनस ओमेगा हो जाएगा तो इसके आगे वाला ये लंब हो जाएगा, तो इसके लिए भी ये आधार बन गया। आधार बन गया तो इससे मांगिए, आपको चाहिए तो कर्ण बटे आधार। आधार आपका वही है OM, लेकिन एंगल आपका 90 माइनस ओमेगा यूज होगा। कन्फर्म? तो यहां से आपको OB मिलेगा, OM का मान P है, वो कन्वर्ट हो जाता है कोसेक ओमेगा। आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट टेंजेंट लाइन, जानते हो, पढ़ चुके हो 3 प्रश्नावली STC की है आपने। तो ये क्या हो जाएगा? P कोसेक ओमेगा। तो ये आपको मिल गया P कोसेक ओमेगा। ठीक है, अब दोनों अंतःखंड आपको मिल जाएंगे, तो आप अंतःखंड रूप ये रखा है अभी आपके सामने। क्या होता है भाई? अंतःखंड रूप में जाइए जरा। x अपॉन x अंतःखंड प्लस y अपॉन y अंतःखंड इक्वल 1 लगाइए इसमें मान। x अपॉन क्या है? x अंतःखंड आपका OA का मान है P सेक ओमेगा प्लस y अपॉन y अंतःखंड लगाइए P कोसेक ओमेगा इक्वल क्या चल रहा है? 1। आप जानते हो सेक ओमेगा ऊपर जाएगा तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, P एलसीएम लेके सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल P। ये उस रेखा का समीकरण है जिसकी मूल बिंदु से दूरी दी गई हो, जिस पर डाले गए लंब की लंबाई। कहां से? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से लंब की लंबाई, तो आप लगा दो P के स्थान पर। एवं लंब द्वारा, रेखा द्वारा नहीं, लंब द्वारा x अक्ष की धन दिशा के साथ बनाया गया कोण दिया गया हो, तो कोण को कोण की जगह लगा दीजिए। कॉस ओमेगा का मान निकल आएगा, साइन ओमेगा का मान आ जाएगा, समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो रेखा का समीकरण ये कौन सा रूप कहलाएगा? इस रूप का नाम क्या? बिल्कुल लंब रूप कहलाएगा। यहाँ पर लंब की बात है, लंब रूप कहलाएगा, नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा, नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा, लंब रूप कहलाएगा। लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब लंब एक ही बात होती है। अभिलंब रूप कह रहे तो अलग नहीं मानना है, लंब या अभिलंब। ठीक है, सामने वाले पर लंब तो अभिलंब तो एक ही बात है। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल P, लंब रूप हो गया। अब आप कह रहे थे कि दो बिंदु आप कैसे दोगे? इस पे हम दो बिंदु से प्राप्त करना चाहें, बिल्कुल आसान है। आपको पता है ये बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? P sin ओमेगा 0। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 P cos ओमेगा। ये तो आपको मैंने दे ही दिए, दो बिंदु रूप में लगा आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं एक बिंदु और प्रवणता कैसे दोगे? बिल्कुल आसान है, कैसे दे सकता हूं? आपको यहां से फिर ड्राइव करना पड़ेगा, एम से इस पर लंब डाल दीजिए। आप ये नहीं चाहते तो देखिए आप लंब डालोगे तो ये भी आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर?
ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो इसके लिए आपको कर्ण मिल रहा है, इसमें कर्ण मिल रहा है। आप इसके निर्देशांक चाहते हो, मान लो आपका लंब किसी n बिंदु पर गिर गया तो इसके निर्देशांक क्या होने चाहिए, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो निर्देशांक होने चाहिए ON MN। बताओ कोई सा, ON MN यही निर्देशांक होते हैं ना। तो ये आप कैसे प्राप्त कर लोगे, इस वक्त आपको क्या मिल रहा है, कर्ण, कर्ण से क्या लोगे, आधार, आधार लोगे सीधा, आधार और ये क्या लोगे, लंब। तो इसके लिए सीधा प्राप्त हो जाएगा आपको P cos ओमेगा P sin ओमेगा। राइट, इंटेलिजेंट हो, इतना जल्दी समझ गए। P cos ओमेगा P sin ओमेगा ये प्राप्त हो जाएगा। अब रेखा पर एक बिंदु आ गया आपका है, बिंदु आ गया। अब तुम ढाल और दे दो, ढाल देने में क्या लगता है मुझे, जब ये बिंदु आ गया इसके 0 0 निर्देशांक होते ही मूल बिंदु के, इस रेखा की ढाल आ जाएगी, उसके लंब रेखा है वो, तो लंब रेखा की ढाल -1 करने से आ जाएगी। ये लंब है ना, इस पे 2 बिंदु हो गए ना, O और M, OM का ग्रेडियंट आ जाएगा, -1 OM का कर दो तो उसका ग्रेडियंट आ जाएगा, बिंदु ढाल में लगा दीजिए, ड्रा होके यही आ जाएगा। तो ये थोड़ा ही है कि हम एक स्थिति में, हम किसी भी स्थिति में कहीं भी हो, जैसे ही निर्णय लिया जाएगा। और रेखा के समीकरण के हमने कितने रूप देखे, अगर हमें इस प्रकार से डाटा मिलता है कि हमें एक बिंदु मिल जाता है और उसकी प्रवणता मिल जाती है, तो बिंदु ढाल क्या होता है, y - y1 इक्वल m × x - x1। अगर रेखा पर 2 बिंदु मिल जाते हैं, बिल्कुल इक्वेशन आ जाएगा, कैसे, y - y1 इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x1 - x1। क्लियर, वहां पर बिंदु भले ही आप y2 x2 को यूज कर लें। अच्छा, अगर मान लीजिए रेखा कोई अंतःखंड बना रही है y अक्ष के साथ, ठीक है, और उसकी ग्रेडियंट मिल जाती है, ढाल मिल जाती है, तो बिंदु ढाल क्या होता है, बिंदु ढाल नहीं है, फिर ढाल अंतःखंड, वो अंतःखंड मिल रहा है, वहां पर अंतःखंड बना रही है, तो ढाल अंतःखंड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, y = mx + c। अगर x अक्ष के साथ अंतःखंड d मिलता है तो y = m × x - t। बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए आपको दोनों अंतःखंड मिल जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, x/a + y/b = 1। राइट, अगर मान लो मूल बिंदु से रेखा की दूरी कह दे या डालेंगे लंब की लंबाई, एक ही बात होती है, वो P मिल जाती है आपको, और लंब द्वारा, रेखा द्वारा नहीं, लंब द्वारा x अक्ष की कौन सी दिशा के साथ, धनात्मक दिशा में चल करके, जो चक्रीय क्रम है वो कैसा, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तब पॉजिटिव होता है। तो ओमेगा मिल जाए आपको, तो कौन सा रूप, लंब रूप, क्या होता है, x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = P। तो रेखा के समीकरण के आपने विभिन्न रूप देखे, लेकिन विभिन्न रूप ही तो है, समीकरण तो एक ही रेखा है, तो रेखा ही, तो इसलिए सभी को अगर लाएंगे तो लास्ट व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0। तो रेखा कितने माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं हम, इस प्रकार से डाटा मिले या किसी भी प्रकार से डाटा मिले, लेकिन एक बात है, रेखा यूनिक अद्वितीय फॉर्म में होनी चाहिए, अर्थात ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि इस समय पर केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। तो हमें उसी वक्त जो प्रतिबंध प्राप्त होता है, उस प्रतिबंध को ही रेखा का समीकरण कहते हैं। समीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, आवश्यकता इसलिए हुई जब हमें किसी बिंदु का ये पता करना है कि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है अथवा नहीं, तो वो प्रतिबंध ही समीकरण होता है। कोई बात दिक्कत कर रही है तो बता दो, बिल्कुल भी डेरिवेशन ही मूल पार्ट होता है गणित का, बाकी क्वेश्चनों की कोई अहमियत नहीं होती है। क्वेश्चन आपने कितने भी किए होंगे सब भूल जाओगे, आप केवल जोड़ ध्यान रखते हो, गुणा करना आपको आता है, भाग करना आपको आता है, गुणनखंड करना आता है, सरल ब्याज निकालना आता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आता है, जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं वो सारी बातें अब भी आती हैं। लेकिन क्या उन क्वेश्चनों को बता सकते हो, जिन क्वेश्चनों के माध्यम से इन क्रियाओं को आपने सीखा है, नहीं बता सकते ना। तो उन व्यक्तियों को बुलाया जा सकता है जिनके माध्यम से आपने चलना सीखा, इतने बड़े हो गए हैं, आपने हंसना सीखा, रोने से हंसने में आए, क्योंकि शुरू में बच्चा रोता ही तो है, जब दुनिया में आता है तो रोते हुए आता है, लेकिन जिन लोगों के माध्यम से वो हंसना सीखता है उन लोगों को बुला देता है, भले ही वो माँ बाप रहे हो, आपके भाई बहन रहे हो, उन्हें बुलाना संभव है, लेकिन क्या हंसने की क्रिया बुला दोगे, नहीं। क्या चलने की क्रिया बुला दी है, नहीं, केवल उन लोगों को ही तो बुला दिया है। तो आप उन क्वेश्चनों को भुला सकते हो जिन क्वेश्चनों के माध्यम से आपने जोड़ना सीखा है, गुणा करना सीखा है। तो ठीक इसी प्रकार से आप जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो किस लिए कराएंगे, उनका उद्देश्य क्या होता है। गणित के अंदर क्वेश्चनों का उद्देश्य केवल इतना होता है कि जो भी आपको सिखाई जा रही है यहाँ पर क्रिया, या जो भी चैप्टर के बारे में जानकारी दी जा रही है, उस चैप्टर का अभ्यास कराना। लेकिन बच्चे गलती से क्वेश्चनों को ही प्राथमिकता देते हैं,
क्वेश्चन करना ही उद्देश्य बना बैठते हैं। क्वेश्चन करना उद्देश्य नहीं होता गणित के अंदर। गणित के अंदर उद्देश्य तो डेरिवेशन होता है, उस विषय वस्तु को समझना होता है। क्वेश्चन तो एक माध्यम होते हैं, उनके माध्यम से हम समझाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बताइए, आपके गुरु ने आपको जोड़ करना सिखाया तो वो कौन से क्वेश्चन थे कि आपको पता है? नहीं, क्योंकि वास्तविकता वो थी ही नहीं। उस वक्त आप समझते थे हम क्वेश्चन कैसे भी कर लें, हम पे नहीं आ रहे तो पापा से पूछ लें, भैया से पूछ लें, कैसे भी करके कल डंडे नहीं पड़ेंगे। ये उद्देश्य था बच्चे का, लेकिन बच्चा नहीं समझ पा रहा था। जब गुरु समझ रहा था कि उद्देश्य इन क्वेश्चनों का नहीं है, इस बच्चे को मुझे जोड़ सिखानी है, तो मैं समझ पा रहा हूं मेरा उद्देश्य आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन करना ही उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं। मेरा उद्देश्य है आपको रेखा की विभिन्न स्थितियों से अवगत कराना, समीकरण क्या है, समीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, ये तो मेरा उद्देश्य है। आप उद्देश्य बना के बैठेगा, क्वेश्चन हो जाए, काम चल जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, पास हो जाए, ये उद्देश्य नहीं है। समझ रहे हो ना? ये उद्देश्य कदापि नहीं है। इसलिए डेरिवेशन में पूरा फोकस करोगे तो गणित आपकी गोदी में खेलेगा। गणित सबसे सरल विषय है दुनिया का। कब? जब आप ये समझ जाओ कि गणित में हम किसे सीखना चाहते हैं, क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं, हम सीखना तो इसे ही चाहते हैं। समझ गए ना? गुणनखंड पढ़ाए थे तो क्वेश्चन नहीं सीखे थे आपने, गुणनखंड करना सीखना उद्देश्य था। कन्फर्म? तो इस थ्योरी को हम एक साथ लिख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?